नमस्कार। स्वागत है आपका। भारतीय न्यायपालिका यानी कि द इनजस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में आज कुछ बात करेंगे कि क्या इन लोगों की अब जवाबदेही या फिर कभी भी इनकी जवाबदेही जनता के प्रति रही भी है कि नहीं, या फिर ये स्वयं को इतना बड़ा मानते हैं कि ये जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से भी उठ चुके हैं और जनता के सामने ये जो भी कुछ बोलेंगे वो अपने आप में पत्थर की लकीर या फिर जो है वो अपने आप में एक ज्ञानवर्धक चीज़ होगी, चाहे भले ही वो जनता को पसंद आए या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत की न्यायपालिका के कुछ ऐसे फैसलों के बारे में, कुछ ऐसे जजमेंट्स के बारे में, जिससे हम समझ सकते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से क्या इनके दिमाग में चलता है भारत के न्यायपालिका के जजों के, कि कैसे ये ऐसे फैसले दे देते हैं। अभी हाल ही में एक दो दिन पहले का कुछ या फिर एक हफ्ते पहले का फैसला है जिसमें कह रहे हैं कि भैया हर पापी का भविष्य होता है, और उस व्यक्ति ने एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और उसका जो है डेथ सेंटेंस को एक 20 वर्ष की सज़ा में तब्दील कर दिया, और ये कहते हुए कि भैया हर पापी का भविष्य होता है। उस परिवार का भविष्य कहाँ गया, उस बच्ची के अधिकार कहाँ गए, और समाज में क्या संदेश जाएगा, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, ये सब का ख्याल जज साहब ने नहीं किया। एक आतंकवादी के लिए रात के 2:30-3 बजे भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी न्यायालय नहीं अन्यायालय कहें तो, खोल दी जाती है, और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो आम है, साधारण है, उसको सालों साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में, या फिर तब भी उसको न्याय नहीं मिलता, क्योंकि न्याय हम उसे कहते हैं जो समय पर ठीक रूप से मिले। यहाँ पर आपके समक्ष बातें रख रहा हूँ कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी का मतलब है न्याय मिलता ही नहीं है, या फिर न्याय आपको देने से इनकार कर दिया गया है। 2012 में दिया गया एक हेट स्पीच का फैसला 2022 में आता है। 2012 में हुआ एक दुष्कर्म का फैसला 2020 में आता है, तब जाके उनको फांसी होती है। भारत की न्यायपालिका कहती है 10 से 12 करोड़ रुपए का तो फ्रॉड है, कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, विदेश जाने दो। जज साहब एक क्रिकेट ग्राउंड या फिर किसी चीज़ के उद्घाटन में गए हुए हैं, सुनवाई बाद में होगी। जज साहब छुट्टियों पर गए हुए हैं। बोलता हर कोई है कि 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग आज भारत के न्यायपालिका में, पर उस पर काम करने को कोई राजी नहीं है। दूर दूर तक देखें जज कौन है, किस प्रकार से भर्ती होते हैं, तो इन्हीं के चाचा भतीजे, नाता पोती, भाई बहन, बेटा बेटी, यहीं दूर दूर के यहीं मिलेंगे हमको। फिर हम कहते हैं भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। ये भारत की वही न्यायपालिका है जिसके सामने एक लड़का एक लड़की खुद पर पेट्रोल केरोसिन छिड़क कर आग लगा लेते हैं, और ये एक भारत की राष्ट्रीय खबर तक नहीं बनती है, और उनका सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या करने का फेसबुक लाइव करते हुए उनका मकसद ही यही था कि पता चले कि आखिरकार कि भारत की न्यायपालिका किस प्रकार से भारत की आम जनता को प्रताड़ित करती है, किस प्रकार से परेशान करती है, किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार करती है भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका जिस प्रकार से कोई फैसला अगर कभी देती भी है, ठीक है, सालों बीत जाने के बाद, तब भी ऐसा ज्ञानवर्धक फैसला हुआ आता है कि मानिए ब्रह्मांड का सारा ज्ञान इन्हीं पर हो, उसके अलावा और किसके पास है ही नहीं। बिल्कुल जिस प्रकार से हम सरकार को मानते हैं कि भाई उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, इसी प्रकार से लोकतंत्र में जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका, उसकी जवाबदेही भी जनता के प्रति होती है, और जनता क्यों नहीं सवाल इनसे पूछती है।
आप भी इनसे सवाल करा करिए, सवाल पूछा करिए कि आखिरकार जज साहब आप कहाँ जा रहे हैं, किसके उद्घाटन में जा रहे हैं, कहाँ आपको स्पीच देनी है, कहाँ आपकी कॉन्फ्रेंस है, क्या फ़ायदा उससे। जो आपका मूल काम है, जो आपका मेन काम है, जो आपका मौलिक कार्य है, उस पर आप काम करिए ना। ये भारत की वही न्यायपालिका है जो 1990 कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार को लेकर कहती है अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब इसमें कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं, इस पर कोई सुनवाई करने का फ़ायदा नहीं। जज साहब किस मुंह से आप कह देते हैं? जज साहब आपका मैं मुंह तोड़ देता, सामने होते हैं जज साहब। नहीं, इतनी हैसियत तो नहीं कि मैं आपको क्या कहते हैं मार सकूं, वॉयलेंस करूं आपके साथ, पर एक चीज़ ज़रूर करता, मैं दूर से आपके ऊपर जूता ज़रूर फेंक सकता था और जूता आपके ऊपर मारता मैं जब आपने ये बात कही। जैसा आपको शर्म नहीं आती क्या? किस प्रकार से आप अपने घर में जा सकते होंगे, कैसे जाते अपने परिवार वालों के सामने, और अपने को कैसे कहते देखो मैं न्यायमूर्ति हूँ। आप न्यायमूर्ति हैं? आप एक जो है उसी प्रकार के व्यक्ति के तौर पर है जिस प्रकार का एक गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है या फिर गैर शिक्षित व्यक्ति होता है। आप कह रहे हैं कि भाई बहुत देर हो गई तो उनके लिए कोई न्याय का प्रावधान भारतीय में नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? और वहीं दूसरी तरफ आपको 1 घंटा नहीं लगता है बुलडोजर की कार्रवाई रुकवाने में। वाह जज साहब, वाह जज साहब। ये बात बस पब्लिक नहीं है कि आप करोड़ों करोड़ रुपए लेकर बिकते हैं। आपकी जेब बहुत गर्म है, आपकी जेब बहुत गर्म है। बस ये बात पब्लिक नहीं है, लोगों के पास इसके लिए सिर्फ तथ्य नहीं है, पर यह बात सच ज़रूर है। ये बात सबको मालूम है, सबको, चाहे भले कोई आपका सपोर्टर हो, चाहे भले आपका कोई विरोधी हो, सबको पता है ये कि आप कितने बिकाऊ हैं, कितने रुपए में आप बिक जाते हैं। आप अपना ज़मीर, आप अपना ईमान बेच चुके हैं। जज साहब जागिए, जागिए जज साहब जागिए। सुनिए उन लोगों की दुहाइयों को जो कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए। मैं भारत के आम लोगों की बात कर रहा हूँ। न्यायपालिका का काम है न्याय करना, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, जगहों का उद्घाटन करना, ब्रह्मांड का ज्ञान देना। ये जज साहब आपका काम नहीं है। जज साहब आपका काम है न्याय करना। जो 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जज साहब आप वो करिए। नीचे से लेकर भारत के सबसे उच्चतम न्यायालय तक की बात कर रहा हूँ मैं। जज साहब कुछ करिए। आपने तो भारत में एक ऐसी स्थिति ला दी है जिसके पास पैसा नहीं, उसके लिए न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं। जी जज साहब जी, यही एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है जो अब तक का जो कार्य भारत में न्यायपालिका का या फिर विधिक व्यवस्था का रहा है। जज साहब कुछ आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लगाइएगा, उस पर विचार करिएगा। और मेरा मकसद यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से यही है कि आपको बुरा लगे, आप उस चीज़ को समझें। अगर आप समझदार होंगे तो आप जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, बिल्कुल वेरीफाई करिएगा। और जज साहब प्लीज़, आप तक ये बात पहुंचाने का मकसद ही केवल यही है कि आम जनता क्या कहना चाह रही है आपसे, आप वो सुनिए। आप केवल एसी कमरों में बैठकर पैसे मत गिनिए। तो दोस्तों फिर आज की वीडियो में बस इतना ही कहना था। मिलूँ आपको इस तरीके अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।